सर एंशिएंट मॉन्यूमेंट ले तो बस टाइप का नहीं है। नहीं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट का अलग एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट का अलग एक्ट है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट होता है उसमें स्क्रिप्ट्स भी आती हैं, वो अलग चीज़ों से ASI प्रोटेक्ट करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसे तो वैसे ही कोई नहीं बदल सकता। सर वो कैसे पता चलेगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट? क्लासिफिकेशन पे है, उसमें क्राइटेरिया है, कुछ 100 साल से पुराना, 150 साल से पुराना। मान लीजिए कुछ टेम्पल्स हैं जो एंशिएंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पार्लियामेंट क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज है, हमारी पार्लियामेंट वर्ल्ड हेरिटेज है, तो उसमें आप लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं। यस, सिर्फ तो ये नई जगह बननी है ऐसा कुछ नहीं बन रही है पुरानी, यही तो लॉजिक है। पुरानी वाली वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण बहुत पुरानी है वो, आई थिंक 19 समथिंग की है वो, तो उसमें आप ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट, तो आप उसे मान सकते हैं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, बट आप उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, तो इसीलिए नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, क्योंकि पुरानी वाले को तोड़ नहीं सकते हो किसी भी में, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम, तोड़ के नया बना लो, बट सर एंशिएंट मॉन्यूमेंट। वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट उसमें क्राइटेरिया होता है 100 साल का, 200 साल का। कोई स्क्रिप्ट है जैसे जो रिटन स्क्रिप्ट होती है, अगर कोई 100 साल के आसपास हो तो उसे एंशिएंट स्क्रिप्ट माना जा सकता है। इस तरीके से कैटेगरी अलग अलग होती है, पर टेम्पल और दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, फंक्शनल है, फिर भी एंशिएंट है। बाई चांस किसी दिन ढहेगी वो बिल्डिंग तो फिर बाई चांस वो नहीं रहेगी, दिल्ली रह जाएगी, वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, वो नहीं रहेगा, दिल्ली रह सकती है ज़्यादा। उसमें कह रहा है 100 साल में कौन कह रहा है? तो उसको नहीं तोड़ सकती फिर सरकार ये ऐसा ही है। अगर गुफाओं में रहता तो हाँ, अगर आपका घर बहुत पुराना है, कोई कल्चरल वैल्यू है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो उसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट रिकॉग्निशन की, कौन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते फिर राइट टू प्रॉपर्टी मतलब इसमें एब्सोल्यूट राइट टू हो। प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ASI आएगी, पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगी, वो प्रूव करेगी कि वाकई में मॉन्यूमेंट है या नहीं है, तुमने आगे पेड़ और अगर हुआ तो सर वो हाथ ही लगा आपने कवर है। पहले से वो कितनी भी इंपॉर्टेंट रोड बनानी हो किसी हाँ, फिर उसे यूजली नहीं तोड़ा जाता, ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, पर ऐसा अभी तक तो केस आया नहीं कि वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट से तोड़ा। रेड फोर्ट तो शिफ्ट किया नहीं अभी तक, ज़्यादा मुझे पता है रेड फोर्ट अभी भी दिल्ली में है, तो मुश्किल होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट में छेड़छाड़ नहीं की जाती, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज की बात आती है। अगर आपकी बिल्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे राजा महाराजा के पैलेसेज है राजस्थान वगैरह में, सारे घर ही तो है किसी के, और वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट से बहुत से घर जिन्होंने होटल बना दिए, राजा महाराजा पैसे हैं नहीं उनके, अब उन्होंने होटल बना दिया उन सबको, और स्टिल वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, तो इस कारण उसमें लिमिटेड आप चेंजेस ला सकते हैं। आप देखते हैं कि वह घर हैं पुराने हैं, होटल बने हुए, फिर भी वो पुराने जैसे ही दिख रहे हैं, लोग सोचते हैं जैसे रिपेयर क्यों नहीं करते हैं, भाई उसे नहीं कर सकते आप रिपेयर। ये पार्लियामेंट का वजह, इसलिए नई पार्लियामेंट बनाई जाए। अगेन मोदी जी के सेंट्रल विस्टा पे कोई क्वेश्चन नहीं है, टाइमिंग पे क्वेश्चन है। जब लोग कोरोना से भूख से मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हंगर इतना ज़्यादा, उस वक्त क्यों बना रहे हैं? 10 साल बाद बना लेते हैं, बढ़ तो नहीं रहते हम। बेस केवल टाइमिंग पे इस क्वेश्चन था, बनाने पे क्वेश्चन नहीं है। बनाना कोई तो सरकार का हक है यार, नई बिल्डिंग बनाने क्या होगा, कुछ नहीं। पब्लिक का मनी भी यूज कर रहा है सरकार। हाँ, पब्लिक मनी यूज़ कर रहा है, बट अगर मान लीजिए पुराना स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया बदलाव ज़्यादा हो नहीं सकता। अब हमारे को चक्कर कैपेसिटी बढ़ानी है, पार्टी ज़्यादा है, उनके लिए ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो कहाँ से लाएं ज़्यादा सी बिल्डिंग में, तो इसलिए नई बिल्डिंग जेन्युइन है, जेन्युइन केस है। और अभी के नहीं, बहुत साल पहले का प्रपोजल है ये, मोदी सरकार ने एग्जीक्यूट किया, बट प्रॉब्लम थी किस समय पे एग्जीक्यूट किया गया। कोरोना के टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, वो इशू था बस, ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्वेश्चन, चलो तो लास्ट वी डिड वाज आर्टिकल 350, जिसमें माइनॉरिटीज के राइट की बात की थी। सबको क्लियर है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैसे होता है, कैसे होता है, कितने लेवल पे हम डिटरमाइन करते हैं माइनॉरिटी को? दो लेवल पे, यूनियन है, स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे डिटर्मिनेशन किया जाता है। किस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सर? Under which case that state are the unit of determination for minority? Which was the case name? Yes, KMFI. और KMFI केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसे भी हटाया। और KMFI केस आप गवर्नेंस में पढ़ेंगे, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट केस है एजुकेशन के लिए। अलॉट ऑफ थिंग्स इसमें बताई गई थी। एजुकेशन इशू में प्रॉब्लम क्या आती है हमारे, मान लीजिए आप कोई फीस का स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, लोग ट्रिब्यूनल चले जाते हैं। अब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों को पढ़ाए या केस संभालता है, कोर्ट में चले जाते हैं लोग हर ड्रामे के पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सजेस्ट किया था कि इट इज़ बेटर टू हैव अ ट्राइब्यूनल जो इन चीज़ों को संभाले। यूनिवर्सिटी का काम बच्चों को पढ़ाना है, केस लड़ना नहीं है। वो अच्छे प्रपोजल, ये आपका काफ़ी अच्छा
आपका गवर्नेंस में एजुकेशन अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है, कूल। तो हैविंग डन दैट आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन 29 एंड 30। कोई इशू है या कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आपने बताया नहीं था कल मुझे, हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया था नहीं किया था, चेक देख के आए घर पे आप लोग? क्या नहीं किया? नहीं किया था ना? सर जो आप बोले थे जैसे हिंदूज के अलग होते हैं, वो पाठशाला वगैरह होते हैं क्या? न्यूज़ का लगता है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह, हाँ, कुछ गटका समथिंग बोलते हैं, let me check. चतुष्पति टोल्स, ये सब क्या बोलते हैं? चतुष्पति या टोल्स, मैं सर मत्साट से तो सर अरेबिक लोगों के लिए था, यहाँ पे आ रहे एजुकेशन मदका साफ लिखा था। मठ, मठ सुना होगा आपने? मठ होता है, हिंदुओं में मठ होता है, इस्लाम में मदरसा टाइप का होता है, फिर मठ होते हैं, बहुत से मठ होते हैं, वहाँ पे आपको रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है हिंदुज़म है। हाँ, योगी आदित्यनाथ भी तो शायद किसी मठ से है, कोई नाम मुझे ध्यान नहीं है मठ का, किसी मठ से, हाँ वही होता है। उनका अपना एक टीचर होता है जो सुप्रीम टीचर होता है। इस बात में देखिए हिंदुज़म कितना वास्ट है। एक लेडी है, ट्रांसजेंडर है वो, एंड शी इज़ द लीडर ऑफ अ मठ। हिंदुज़म इज़ वेरी इंक्लूसिव एंड वेरी वास्ट। मैं बोला किसी भी व्यक्ति की एक ज़िंदगी में आप हिंदुज़म नहीं समझ सकते, इतना वास्ट। अब 1500 BC से हम लिखते आए ना, हम डकैत कुमार तो पैदा इसी थे, ठीक है, हमारी आदत के लिखने की चीज़ों को। और हिंदुज़म में डिबेट इतनी ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पाओ। फॉर एग्जाम्पल वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए जो वेद को गाली देते फिरते, दे क्रिटिसाइज वेद बेसिकली। वो कहते हैं कि वेद में जो प्रैक्टिस दी गई है कि पूजा करो, ये करो, कुछ मत करो। उपनिषद सिंपल कहते हैं डिवोशन टू द गॉड, कर्मा पे ध्यान दो, अच्छा काम करो, वो भगवान खुद मिलेगा। तो ये हमारा कल्चर रहा है, जहाँ पे हमारे टेक्स्ट लिखे गए, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उनको काउंटर क्रिटिसाइज किया गया। रिजिड नहीं है हमारा, बहुत फ्लेक्सिबल है, हाईली क्रिटिसिज्म। तभी तो इसलिए मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमें डेमोक्रेसी की फाउंडेशन हम कहाँ मानते हैं? वेस्ट में, वेस्ट में ग्रीस में, ग्रीस इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मोदी जी ने कहा था कि हमें वैसे डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पहले से थी। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक मैं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस ओरिएंटेशन थी, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के बराबर तो नहीं मानेंगे उसे हम, बट स्टिल थी। जैसे आप पढ़ेंगे सभाज एंड समितिज, पढ़िए एंशेंट में क्या होता था सभाज एंड समिति को? गुप्तास के टाइम तक आते आते थे और बहुत वो वैसी हो गई थी, इलीट हो गई थी। एंशिएंट टाइम में अच्छी थी सभाज समिति, वैदिक पीरियड में अच्छी थी, लेट वैदिक में आते आते सभाज समिति वीक हो गई थी। बाद में वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, वुमेन का एक्सक्लूड कर दिया था, लोअर कास्ट का बहुत ड्रामे हुए थे बाद में, पर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। बेसिकली जैसे आपकी करंट डेमोक्रेसी होती है, करंट पार्लियामेंट, वहाँ लोग बैठते हैं, डिबेट करते हैं, वैसे ही करते थे। वो अपना राजा तक चुनते थे सभा समिति से, बहुत अच्छी थी पहले। तो उसके इंटरेस्ट में मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास डेमोक्रेसी, वी हैव हैड डेमोक्रेसी फ्रॉम द पास्ट। तो वेस्ट हमें लेक्चर ना दे डेमोक्रेसी का, पर ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत थी। सभा समिति नो डाउट मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह थी, नो डाउट, लेकिन वो रिलीजियस ओरिएंटेशन में थी। तो आप उन्हें आज की डेमोक्रेसी से कंपेयर करें तो गलत बात है। इवन ग्रीस कंपेयर नहीं कर सकता। जो ग्रीस की डेमोक्रेसी थी, मानते हैं वो अच्छी थी, लेकिन दैट डेमोक्रेसी वाज आल्सो इलीट डेमोक्रेसी। केवल अडल्ट मेल्स अलाउड थे डेमोक्रेसी में, वुमन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और क्या बोलते हैं अनएजुकेटेड वगैरह, जिनमें वेल्थ में कोई अलाउड नहीं था टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। बट अगेन फिर हमने एक चीज़ समझी है कि यू कैन नॉट जज पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड। हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी कौन सी थी? विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। पर उस समय में ना वुमेन्स को राइट का अधिकार था, ना ब्लैक्स को अधिकार था। तो आज के हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं बनी, बट स्टिल हम यूएस को बोलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी। तो उस समय की वैल्यूज के हिसाब से वुमेन को वैसे भी सबऑर्डिनेट माना जाता था। तो पास्ट को जज मत करो प्रेजेंट डे के हिसाब से। चलो कोई नहीं। सो दैट इज डन। अब हम करेंगे आर्टिकल 32। 31 हम क्यों नहीं करेंगे? तो हटा दिया गया, वो केस हम पहले ही कर चुके हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। जो अब क्या बन गया, 31 हटा के 300A विच इज जस्ट अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट नॉट अ फंडामेंटल। कौन सी अमेंडमेंट से हटाया था हमने? कौन सी अमेंडमेंट से हटाया था? राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव बाय विच अमेंडमेंट?
97 वो तो उसके लिए था, यूनियंस के लिए। 44 हाँ 44 तक आया था। चलो, then write down Article 32. The next heading is Article 32. This article is also known as the heart and soul of Indian Constitution. Always remember. UPSC तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, but in the state PSC often asks कि which of the article is known as heart and soul of Indian Constitution. That is Article 32. अब ये है क्या आर्टिकल? हाँ वो मैं लिखवा दूंगा अभी, अम्बेडकर का सेशन था और लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज इज परफेक्ट टर्म्स मालूम है बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। to Supreme Court decision. हम कैसे रिकॉर्डिंग रोकेंगे बताओ? इधर प्लस माइनस प्लस होगा। So right to move Supreme Court basically is covered under Article 32, but for enforcement of for enforcement of fundamental rights basically. Right to move to Supreme Court, ये term बहुत important है. Appropriate proceedings for enforcement of your fundamental rights. Basically under Article 32, if anyone I am saying, not only government or parliament, even judiciary violates right. For example, lower court orders your arrest without valid book. The lower court orders your arrest, so you can go to Supreme Court directly. If this court has ordered my arrest and I have not done anything wrong, please look at it. सबके खिलाफ है ये। Usually हम बोलते हैं it is against government, but Article 32 can be enforced against anyone, including Supreme Court itself. अगर है अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच ने बोला कि आपका अरेस्ट किया, तो यू कैन क्वेश्चन दैट अरेस्ट इन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि दैट अरेस्ट वाज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर प्रूफ या जल्दबाजी में बोल दिया गया, और दोबारा पिटीशन लेके पहुंचो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसकी भी कोई लिमिटेशंस होगी, कब तक कर सकते हो और किस जब तक आप चाहो। यही तो कमाल की बात है, आर्टिकल 32 में इतनी एम्पावरमेंट है टू यू पीपल। You can approach to Supreme Court for enforcement of a fundamental right, और Supreme Court आपको ना नहीं कह सकता। कितनी बार भी कर सकते हो? कितनी बार वो बात अलग है कि फाइन लगा देगा, आप गलत बार जाओगे तो, पर ना नहीं कहेगा। फाइन में जैसे कि कितना फाइन सुप्रीम कोर्ट कितना भी अमाउंट लगा देगा, कंटेम्प्ट का कोड लगा देगा कि बार बार परेशान करने आ रहा है। ठीक है, बट बेसिक लॉजिक इज इट, दैट्स द बिगेस्ट पावर। एक और होता है आपका आर्टिकल 226। Under this you can move to High Court for enforcement of your rights basically and for anything, but there is a difference. Under here, Supreme Court again remember cannot said no. If you go to Supreme Court saying कि my fundamental rights are violated, please look at it. Supreme Court ये नहीं बोलेगा निकलता मन मेरा मन नहीं है आज, नहीं। किससे बोल सकते हैं? हाँ, हाई कोर्ट बोल सकता है। हाई कोर्ट भी लाइक कि मैंने आज खाना नहीं खाया तो मैं आज तेरा केस नहीं सुनूंगा, कल आना। देखिए basic that's why Ambedkar called it the heart and soul of Indian Constitution, because without this right all other rights are futile. मैं आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता हूँ, पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं दे रहा। तो फिर आप लड़ोगे कहाँ से? हाँ, कहाँ लड़ोगे, किससे बोलोगे? So that's why it is known as a fundamental of fundamental rights. It is a fundamental of fundamental rights. इससे पहले स्टेटमेंट और दो आर्टिकल्स के लिए मिली थी ना आपने? इसके लिए फंडामेंटल है तो कोई नहीं है इसके अलावा। जैसा आपने वो देखा है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल्स क्या बोला था?
ये फंडामेंटल वो इसलिए था क्योंकि देखिए दोनों का लॉजिक सेम है ना। आर्टिकल अगर आपका राइट टू लाइफ ही छीन लूँ तो बाकी आर्टिकल का क्या डालोगे? ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ है। लॉजिक पे जाइए, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से नो। आप गए पिटीशन लेके, सुप्रीम कोर्ट एडमिट करेगा पहले, वो बात अलग है। उसके बाद से लगता है कि ये बेकार पिटीशन थी, बेमतलब की बनाई गई, तो उसके बेस पे वो डांट सकता है, आपको पिनलाइज कर देगा, जो भी केस बनेगा, बट वो मना नहीं करेगा स्टार्टिंग में। हाई कोर्ट मना कर सकता है, हाई कोर्ट कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट आओ, हो सकता है मूड करा दूँ। तो इससे क्या आपको पता लगता है? सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फिर से वही लॉजिक है, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाउंडर समझते थे इस बात को। दे हैव एक्सपीरियंस ब्रिटिश राज, उन्हें पता था कि आज़ादी जब छिनती है तो क्या होता है। जब प्रीवियस क्लास में स्टेटमेंट बताई थी ना, द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। अगर आप चौकन्ने नहीं रहे तो सरकार आपकी लिबर्टी लेके निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर समझते थे, इसीलिए सोचिए फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। चाहते तो हाई कोर्ट को दे सकते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा नहीं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द हार्ट, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है? नहीं, प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर है। दोनों में फर्क है, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना। गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, बट जो प्रोटेक्टर है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं। जो शपथ लेते हैं ना वो, उसमें वो कहते हैं आई हियर बाय टेक द प्लेज टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके अलावा कोई नहीं लेता। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो लोग शपथ लेते हैं जो प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नोबडी एल्स। ठीक है, अब थोड़ा और डिफरेंस समझते हैं। फर्स्ट, यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से नो, हाई कोर्ट कैन से नो। सेकंड, इट इज वेरी लिमिटेड। आर्टिकल 32 इज लिमिटेड, आर्टिकल 226 इज वास्ट, मीनिंग यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, बाकी के लिए हाई कोर्ट। इसीलिए हाई कोर्ट की जुडिशियल बड़ी है। पर वो सर मना कर सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट हाँ मना कर सकता है। मान लीजिए आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी क्या है, लीगल राइट है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधा हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस केस में भी मना कर सकते हैं। किसमें? लीगल। हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट तो हर बार मना कर सकता है। लीगल केस में हर बार वो तो हर कोर्ट, देखिए हर कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है, वो कभी भी मना कर सकता है। पर ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को केवल दे दी गई कि आप मना नहीं करोगे। बाकी आपका लोअर कोर्ट मना कर सकता है आपका केस लेने से, उसमें क्या बड़ी बात है। लीगल राइट लेके गए हाई कोर्ट में, उसने मना कर दिया, फिर हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जाओगे सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल जाओगे। आप बोलोगे हाई कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी, आप देख सुप्रीम कोर्ट भी फिर मना कर सकता है। नहीं मना नहीं करता। यूजली अगर फंडामेंटल राइट्स का केस है ना तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करता। लीगल राइट, लीगल राइट के केस में भी यूजली मना नहीं करेगा। वो क्या करता है, प्राइमा फेसी वाला लॉजिक होता है। आप पिटीशन दोगे, वो एक बार पढ़ लेगा, जैसे उसे लगेगा थोड़ा केस बनता है तो क्या कहते हैं एडमिट है। देखिए यूजली सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं हाईली लिबरल, कंजर्वेटिव नहीं होते। तो एक बहुत कम पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की पिटीशन को मना करता है। एक बार मना की थी, जिंदगी भर गाली खा रहे हैं वो लोग। हमर बात की थी एडीएम जबलपुर केस, ईपीएस को अपनी बात की हमने करी होगी, तो याद नहीं आ रहा, पर हम उसे डिटेल में करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट का समझेंगे ना तब हम डिटेल में करेंगे। एक केस था एडीएम जबलपुर, इसमें भी हम पिटीशंस करेंगे कुछ। उसमें एक होती है हिबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने अरेस्ट कर दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, आपको अरेस्ट पहले करते हैं, केस बाद में होता है। तो आपको अरेस्ट कर लिया, अब आप तो जेल में हो, आप तो जा नहीं सकते, तो आपके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कहेगा हिबियस कॉर्पस पिटीशन लेके कि इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए। फिर कोर्ट फैसला लेगा कि ये डिटेंशन सही किया गया। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा कुछ केस गया था, एक केस गया था जिसे हम बोलते हैं हिबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर के खिलाफ एक पिटीशन गई,
कि हिबियस कॉर्पस में इसने अरेस्ट ऑर्डर करा है, बुलाया जाए उस व्यक्ति को। हाई कोर्ट ने मना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, और आज तक सुप्रीम कोर्ट गालियाँ खा रहा है उसके बारे में। मैंने एक चीज़ आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी ना कि आप आज की जनता को बना सकते हो, भविष्य की को नहीं बना पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट, एडीएम जबलपुर केस इज नोन एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, लोएस्ट पॉइंट। और उसके बाद ही तो रूल बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका आर्टिकल 20 और 21 की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं करेगा, और खासकर हिबियस कॉर्पस की। आप हिबियस कॉर्पस की पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे ना, वो कभी मना नहीं करेगा उसको, चाहे कुछ भी चल रहा हो। वो एक बार देखेगा, वो बात अलग है, देखने के बाद कहेगा कि कोई दम नहीं है पिटीशन, पर मना नहीं करेगा। क्लियर है? वो हिबियस कॉर्पस हम डिटेल में करेंगे जुडिशरी में। अब यहाँ तक कहानी क्लियर है। पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पावर इज, पहला, सुप्रीम कोर्ट पावर इज नैरो, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट पावर इज वाइड, it includes every right, including your constitutional right, like right to property. Second difference, Supreme Court cannot say no for a petition, High Court can। ठीक है? एंड इसमें और आप ये तो हुई केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए आप मूव कर सकते हो, उसमें नहीं मूव कर सकते। ठीक है? दीज आर द क्रूशियल डिफरेंस। तो हमने दो तीन चीज़ें समझी। पहला हमने समझा आर्टिकल 32 विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, which allows you to move to Supreme Court for enforcement of fundamental rights only। याद रखिएगा इस बात को, by appropriate procedure। अब इस पे समझते हैं क्या करना है। सर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्या चीज़? फंडामेंटल राइट। हाँ, जा सकते हैं। अरे बात पूरा था, सब कुछ कर रहे हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट प्लस वैसे भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए राज्य सरकार ने आपके खिलाफ कुछ करा है, तो आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊँ, हाई कोर्ट चला जाता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार करती है तो आप कहते हो हाई कोर्ट मे नॉट बी वेरी ऑटोनमस, हाई कोर्ट शायद इतना ना कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट चलता हूँ। मर्जी आपके ऊपर है। फंडामेंटल राइट में आप पे मर्जी, आप कहाँ मूव करना चाहते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। बट एक फ़र्क है, अगर आप एक बार हाई कोर्ट मूव कर गए फिर आप सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर पाओगे जब तक केस हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर लेगा। ये कह सकते हैं। वो टाइम ले लिया ऐसा कुछ। कौन? देखिए, हाई कोर्ट को आप कम मत समझिए, इंडिया के छोटे कोर्ट थे पर कम नहीं है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन किसने कैंसिल किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस खन्ना। सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं थी इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल करने की, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था उस पर, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था। तो हाई कोर्ट को हल्के में मत लो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, अगर वो करना चाहें तो किसी की भी बजा सकते हैं। ठीक है? बहुत बड़ी बात है उसमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर कैंसिल करना, छोटे मोटे छोटे नेता की बात अलग होती है, सीधा प्रधानमंत्री। यस सर, तो फिर वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट मतलब तो कैंसिल कर दिया था कैंडिडेचर इंदिरा गांधी का। हाँ हाँ, तो सर ये चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? क्या रहा ना, मुझे मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, वरना इंदिरा गांधी अगले दिन बाहर थी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, हाई कोर्ट छोटे, नहीं, दे आर इक्वल। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दोनों पे इक्वल पावर्स हैं, ये याद रखिएगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इतना फर्क आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया पे होती है, हाई कोर्ट की केवल अपनी स्टेट में होती है, लेकिन पावरफुल इक्वल है वो। अगर आप यूपी के नागरिक हो, अगर आपको मान लेते हैं सीबीआई अरेस्ट कर लेती है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सीबीआई से रोक सकता है। ये नहीं कि सेंट्रल बॉडी तो रोक नहीं सकता। आप यूपी में हो ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट, आई एम टेलिंग यू, सुप्रीम कोर्ट से बेटर रिकॉर्ड रहा है हाई कोर्ट का। इमरजेंसी के टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट झुक गया था सरकार के सामने, हाई कोर्ट ने बचाया था लोगों को। बहुत हाई कोर्ट थे जिन्होंने जजमेंट किया, जिन्होंने सरकार के डिटेंशन ऑर्डर को कैंसिल किया था। सुप्रीम कोर्ट झुका था सामने, इसलिए जिंदगी को गालियाँ खाते हो। दैट इज नोन एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन जुडिशरी। मैंने हमेशा बोला है, अगर आप आज कोई गलती करोगे, आज की जनता बेशक ना कुछ बोल पाए क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होती है, भविष्य की बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल हिबियस कॉर्पस की हमने बात करी, वो किसने दिया था? जस्टिस चंद्रचूड़ के बाप ने दिया था। मैंने आपको बताया हिज फादर वाज इन्वॉल्व इन दैट जजमेंट, और उसके बेटे ने उसे अन्यूल किया। आपके बेटे ने आपके केस को अन्यूल किया, राइट टू प्रिवेसी केस में। सो इट ऑलवेज हैपन। तो कुछ चीज़ हमने क्लियर कर ली। आर्टिकल 32 का स्कोप, डिफरेंस ऑफ पिटीशन, यहाँ तक क्लियर है। अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पिटीशन। पहले समझते हैं लॉजिक ऑफ पिटीशन, देन वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ पिटीशन। लॉजिक क्या है? इसे हम बोलते हैं रिट। द पिटीशन इज नोन एज रिट।
रिट इज काइंड ऑफ कमांड और ऑर्डर काइंड ऑफ। तो पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी किंग और क्वीन, जो भी केस बनता, तो दे यूज्ड टू इशू रिट, इसे लटका दो, इसे कटवा दो, विंग्स का फैंसी जो चलता था। तो जो ऑर्डर देते थे वो एग्जीक्यूटेबल होता था, कंप्लीट ऑर्डर। तो दे यूज्ड टू एंजॉय दिस, बट देन आई टोल्ड यू वी बिकेम अ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड द पॉइंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज, कब बने मॉडर्न डेमोक्रेसी? ब्रिटेन की बात की थी मैंने, कुछ याद आ रहा किसी को? ग्लोरियस समथिंग नहीं करा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात की थी शायद हमने। नहीं, आपको स्टार्टिंग क्लास में नहीं थे ये तो थे, नहीं याद आ रहा? ब्लडलेस वाला। हाँ, ब्लडलेस वॉर होती। 2 रिवॉल्यूशन हुए थे ब्रिटेन में। 1640 में एक हुआ था, दैट वाज प्यूरिटान रिवॉल्यूशन, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दैट रिवॉल्यूशन देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस, तो उस केस में उसे प्यूरिटान बोलते हैं। सर हॉब्स एंड, हाँ, हॉब्स, अब याद है हॉब्स में बात की थी। हॉब्स ने क्या कहा था? आई एंड फियर वर बोथ बॉर्न टुगेदर, मैं और डर दोनों साथ में ही पैदा हुए थे, बिकॉज प्यूरिटन रिवॉल्यूशन था, द स्पेनिश आर्मी वाज टू अबाउट मार्च। ने जो है ग्लोरियस देखा, किसने? हाँ, यस, लॉक ने ग्लोरियस देखा था और हॉब्स ने प्यूरिटान देखा था, इसलिए उनका इमेजिनेशन अलग थी। तो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन क्या था, आप पढ़ेंगे डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री में। 1680s में था, जिसमें पार्लियामेंट ने किंग और क्वीन को हटा दिया। मान लीजिए अगर मुझ पे ताकत है राष्ट्रपति को हटाने की, तो कौन बड़ा हुआ? मैं बड़ा हो गया। पार्लियामेंट में यही हुआ। In 1680, the Parliament of UK, they removed the king and queen and they brought the new king and queen. So they appointed the king and queen. So Parliament became supreme. That was glorious revolution. तो इसे बोलते हैं ब्लडलेस था, किंग एंड क्वीन को हटाया, नए लिया, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं हुआ। That's why glorious revolution. तो इस केस के बाद पहले किंग एंड क्वीन यूज्ड टू बी सुप्रीम, वो देते थे रिट्स, मेरा कानून मानना पड़ेगा। Then it came to the exercise because we came into modern democracy. We got modern democracy. In that we decided for separation of powers. कि पहले किंग के पास आ रहा था, वही कानून था, वही न्याय था और वही सरकार था। उसने जो बोला वो कानून, उसने जो करा वो सरकार का काम, और उसने जो फैसला लिया वो न्याय, सारा काम उसी के पास था। तो हमने धीरे धीरे डिवाइड कर दिया पावर को। हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू, इफ यू रिमेंबर। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमने किया, तो इन ये क्या हो गया? इन दैट दिस पावर केम टू बी एक्सरसाइज बाय, ठीक है, रिट की पावर हमने किसे दे दी है वाली? कोर्ट। वी सेड यू विल डू दिस, कमांडिंग ऑर्डर, मेरा अथॉरिटी ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। दिस इज नॉन एज रिट। क्लियर? तो रिट्स आर ऑफ वेरियस टाइप, रिट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जिसमें से पहली मैंने अभी आपको बताई कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। Habeas corpus, which basically means to have the रिट्स का मतलब order ऑर्डर और कमांड। जैसे आई कमांड, मैं कमांड करता हूँ रिट। तो आपने क्या बोला? हेबियस कॉर्पस। अभी बता, habeas corpus means to have the body of, इसका लिटरल मीनिंग लैटिन फ्रेज है बेसिकली, इसका लिटरल मीनिंग होता है to have the body of। लॉजिक मैंने आपको बताया, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ habeas corpus? बिकॉज सरकार, मैंने आपको हर बार बोला है, अगर सरकार का बस चले तो आप सबकी कंपनी में बंदूक रख दें, और मैं किसी एक सरकार की सबकी बात कर रहा हूँ। ऑल गवर्नमेंट्स आर लाइक दिस। ओनली थिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दैट इविल गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स द ओनली थिंग। इंदिरा गांधी का बच्चा को सबको जेल में घूस देती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बचाया थोड़ा बहुत हमें। तो द थिंग इज टू हैव द बॉडी ऑफ, इट सेज सरकार, गवर्नमेंट इफ इम्प्रिजन यू देन एनीवन ऑन योर बिहाफ, एनीवन ऑन योर बिहाफ, इसे हम बोलते हैं लोकस स्टैंडर्ड। That basically means what is your stake. Locus standi means what is your stake. मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने कैमरे से बहुत से एग्जाम्पल छूट जाते हैं, धीरे से बोलिए। अच्छा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन आपका दोस्त है, ठीक है, ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेइंग समथिंग।
अब आपका दोस्त है तो ऑन हिज बिहाफ आपको पता लगता है, यू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड यू गो विद द पिटिशन ऑफ रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, यू से माय फ्रेंड हैज बीन टेकन बाय द दिल्ली पुलिस, तो उसे सामने लाओ। मुझे नहीं पता उसे कहाँ ले गया, किधर ले गया, मुझे इतना पता है दिल्ली पुलिस ले गई, या मुझे नहीं पता कौन ले गया, पर कोई तो ले गया, और सरकार का ही व्यक्ति है, ठीक है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको सामने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा सरकार को कि मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, लेके आओ उस बंदे को, दैट इज हीबियस कॉर्पस। उसके क्या एफआईआर होगी? हैं? तो लापता की एफआईआर होगी। लापता नहीं, लापता अलग होता है, उठाना अलग होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि दिल्ली पुलिस आई थी, वो बात अलग है, वो डिनाई कर सकते कि हमने तो नहीं उठाया भैया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हीबियस कॉर्पस इशू कर देगा, कहेगा मुझे नहीं पता किसने उठाया, तुम्हारा काम है, मुझे बंदा चाहिए, पताल खोदो या आसमान में ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता, सीबीआई लाओ, एनआईए लाओ, रॉ लाओ, जिसको लाना है लाओ, मुझे बंदा ला के दो, ठीक है। अगर किसी को मतलब कोई लापता हो गया, लापता में नहीं लगती है, अगेन मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लापता में नहीं लगती, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, उसने तो जाके कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उठा के ले गए, तो क्या होगा, वो आएगा, अगर गलत साबित हो जाएगा तो आपको पेनल्टी हो जाएगी, और क्या होगा, मान लो छुपा के उठा के उसको नहीं मिल तो जाएगा। कुछ मिल जाएगा। इतनी औकात नहीं सरकार की कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट आदेश मना करते। ये हम सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 142 और 144 याद है, हाँ, उसको कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा तो सरकार हैज टू ओबे दैट, कोई मना नहीं कर सकता आर्टिकल 142 का आदेश, कोई भी वेबसाइट है। नहीं, वो देने वाला ही मान लो छुपा के उसको रखेगा। देने वाला कौन, जज ने छुपा के रखा हुआ है? अरे नहीं, जो कंप्लेन लेके गया। अच्छा, कोई नहीं, फिर आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। मान लो वो उसको सरकार ढूंढ नहीं पाई, मतलब पुलिस नहीं ढूंढ पाई। अरे ऐसे नहीं होता, नहीं पाई गया सरकार को, चाहे ना एक बार रखेगा, पुलिस वाले चाहे ना तो कोई पिन नहीं चुरा सके, प्लेन किया हुआ चक्कर क्या होता है, बर्डन ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं यार कौन तुम्हारा मोबाइल ढूंढेगा, मेरे पे 10 रेप केस पड़े हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं करते, वरना करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एनी वो तो रिफॉर्म्स की बात है। तो लोकस स्टैंड है, तो आप इसके बिहार पे, आपको ना पकड़ा गया ना आपका फैमिली मेम्बर, कोई केस नहीं, जस्ट आपका एक्टिविटीज कभी मिले थे इंस्टीट्यूट में, तो ऑन हिज बिहाफ यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि वो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि आपका क्या लॉजिक है यहाँ पे, तुझसे क्या यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ पहले मुझे। मेरा उदाहरण चुकाया है। हाँ, मेरा उधार नहीं चुकाया उसने, फिर आप बोलोगे मेरा कोई लॉजिक नहीं है, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछेगा, ये मैं समझाना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी समझ में आया सबको, मतलब आपसे कोर्ट पूछेगा कि व्हाट इज योर स्टेक्स इन दिस केस, बट इन हीबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछता व्हाट इज लोकस स्टैंडी। किस केस में पूछेगा फिर? हर केस में सिवाय इसके, अगर आप हीबियस कॉर्पस की पिटीशन लेके जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछेगा कि आपका क्या लेना देना है, इट विल सिंपली आस्क द गवर्नमेंट कहाँ है वो व्यक्ति, भाई सामने लाओ मेरे, देन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि आपने जो सब पकड़ा वो जेन्युइन था नहीं था। जेन्युइन होगा तो कहेगा ठीक है ले जाओ। उसमें भी दो तरह होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोला, आपको दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, एंड द जजेस फील कि दिल्ली पुलिस कैन टॉर्चर यू और यू मे बी अनसेफ देयर, तो दे कैन ऑर्डर जुडिशियल कस्टडी। दो होती है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में आप जजेस जो कोर्ट है उसकी निगरानी में रहते हैं। हाँ, कोर्ट में जेल होते हैं, कोर्ट में जेल नहीं देखे आपने कभी? कोर्ट में होते हैं, कोर्ट में जेल होते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जेल का मतलब ये नहीं कि आप लिटरली सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, आसपास के किसी जेल में रख लेंगे, लेकिन उसमें जो गवर्नेंस कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, सरकार का नहीं होगा। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, सरकार को नहीं। तो माइनर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में 18 के लिए रखते हैं। किसमें? अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, मतलब जब तक वो प्रोसीडिंग शुरू है तो आप रात में बैठो, आप जेल में बैठो, जेल में बैठो मजे करो। वो मूवी में दिखाया था सर, रुस्तम मूवी में। रुस्तम मूवी में नाम तो सुना होगा। हाँ सर, वो नेवी पर्सन होता है, है? नेवी का कोई ऑफिसर होता है। अच्छा रुस्तम, अच्छा वो नेवी वाला होता है अक्षय वो कुमार। पत्रकार काफी डिस्टर्ब करता रहता है, वो जजेस को उसकी तरह ही पूछ अरे सर, उसकी वाइफ का क्या होता है किसी के साथ तो याद आ गया भाई। सबको पता है इतने इमोशनल मत हो जाए करो। एनीवे, कंसेप्ट क्लियर होना, मेन कंसेप्ट क्लियर होना है। लोकस स्टैंडी मींस टू हैव द सॉरी हेबियस कॉर्पस मींस टू हैव द बॉडी ऑफ, और इसमें लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है।
ठीक है, दिस इज हिबियस कॉर्पस. नेक्स्ट वी हैव इज मैंडेमस. नेक्स्ट इज मैंडेमस. बेसिकली मीन्स वी कमांड. Mandamus, it means we command. It is issued against different bodies, executive body. For example, you go to a DM office for your certificate. कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट बनाना है, DM office उसने बनाया है. तो what you will go do is आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे इस केस में with mandamus command. आप कहोगे with the petition of mandamus, sir please order this person to issue my birth certificate या caste certificate. तो सुप्रीम कोर्ट if find कि हाँ भाई genuine case है, they will issue mandamus to do this. Also they can issue to not do this. We command basically. हम कमांड कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें वो आपका वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी लोकस स्टैंडर्ड लगेगा. क्योंकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये नहीं बोलोगे मेरे पड़ोसी का या मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है मेरे को, तो लगेगा लोकस स्टैंडर्ड लगेगा. क्या चीज बता दो हमें जो सॉरी हाँ टाइप ऑफ रिट्स है. रिट्स माने एन ऑर्डर एंड कमांड. ठीक है, उसमें पहला आपका था हिबियस कॉर्पस, अगला है मैंडेमस. यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन, कोई कंसेप्ट ना ना बता दो वो तो. यस नहीं कुछ लगा, बस सोच रहे कुछ कैलकुलस मार रहे हो. है रिकॉल कर रहे थे. अच्छा रिकॉल कर रहे हैं. ओके, ये ऐसा होता है जैसा आप कर रहे थे ना वैसे ही था. मेरे दोस्त बैठा हुआ था बालकनी में, मैं गया ऐसे ही बैठा होता है, ऐसा ही कंप्यूटर देखा. मैं क्या कर रहा था, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरा फ्लाइट पाथ क्या है. मैंने कहा तुम्हारा भाई गिरा अलग फ्लाइट पाथ क्या है. तो ऐसी हरकत होती है नहीं. अगला है प्रोहिबिशन. यस सर. डॉक्टर ना स्टे ऑर्डर. It is generally issued against the lower courts. मान लीजिए आप लोअर कोर्ट गए, you got an order, जैसे MCD को ने ऑर्डर दिया प्लूटस को डिमोलिश करने का. तो प्लूटस कहाँ जाएगा? प्लूटस will go with writ of prohibition. सर फिर से रिपीट करने का समझ नहीं आया. फिर से समझ में अच्छा लगा होगा. नहीं तो पूछ रहा था. बेसिकली लोकल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आपका म्यूनसिपैलिटी मान लेते हैं, यहाँ पे NDMC है. NDMC डिसाइडेड टू डिमोलिश प्लूटस, दिस बिल्डिंग बेसिकली. And Plutus wants to preserve this building, so they will go with Supreme Court with prohibition. इसे बोलेंगे भाई इशू कर दो. और remember all these petition can also be issued by high courts. वो भी इशू कर सकते हैं. बट ये आप जाओगे कब, जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट. अगर नॉर्मल केस है तो हाई कोर्ट. सर इस केस में क्या होगा? ये नॉर्मल केस बनेगा. हाई कोर्ट ये आपका वैसा केस नहीं बनेगा. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनेगा प्रॉपर्टी का. प्लूटस की प्रॉपर्टी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, आप डिमोलिश कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे इस पिटीशन को लेके? हाई कोर्ट जाएंगे. किराया पे लिया तो सर ये किराया पे लिया और प्लूटस ने लेता तो फिर जिसकी है वो जाएगा. तो सर ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएगा ना प्रोहिबिशन? वो भी आएगा ना. मान लेते हैं सरकार ने ऑर्डर, मान लेते हैं लोअर कोर्ट ने आपका अरेस्ट ऑर्डर पास किया, तो आप कहोगे मेरा आर्टिकल 21 वायलेट पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ. पिटीशन समझिए, इशू दोनों कर सकते हैं. इम्पैक्ट मान लो सर प्लूटस को पड़ेगा. इसमें प्लूटस को पड़ेगा इम्पैक्ट. क्या बैठ पड़ेगा, ग्राउंड तो खाली हो जाएगा, वहीं पे चेयर लगा देंगे, सोनी हवा भी आती रहेगी ऊपर से. उसमें क्या है, कभी बार धूप भी आ जाएगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी. नहीं इतना बुरा नहीं है वो होता क्या बोलता पंडाल बोलते, क्या बोलते वो लगा देंगे. ओके, तो क्लियर है. तीनों पिटीशन, तीनों रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन. अब पता है इसमें लोकस स्टैंडर्ड लगेगा. लगेगा ना. आपका केस ठीक है. अगला है सर्टिलरी. सर्टिलरी ट्रांसफर ऑफ केस. इसमें ट्रांसफर ऑफ केस कराते हैं. इसमें बेसिकली आपका जजमेंट ओवर इन एक्शन, हाँ ट्रांसफर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सर्टिलरी मतलब बी सर्टिफाइड. प्रोहिबिशन माने लार्जली स्टे ऑर्डर, एंड सर्टिलरी माने बी
सर्टिफाइड। अब ये कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट हैज इनिशिएटेड, मान लेते हैं लोअर कोर्ट पे कंटेम्प्ट होता नहीं, क्या बोलते हैं, आपने किसी को बोल दिया, मान लिया आपने डीएम को गाली दे दी, ठीक है, नहीं आपने जज को ही गाली दे दी, आप सन्नी देओल बन गए, इंसाफ पे इंसाफ, इंसाफ पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो बुरा मान गया, ठीक है, इतना इंसाफ कब से देने लगी? ये बात भी सही है, तो वो बुरा मान गया। इस केस में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, तो उस केस में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। आप कहोगे इसको सर्टिफाई कीजिए, हाई कोर्ट क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है, तो ये होता है बी सर्टिफिकेट, माने वो अथॉरिटाइज करेगा कि जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई सही थी या गलत। आपने जो तारीख पे तारीख वाला बोला वो बुरा मान गए, उन्होंने आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मान उसने कोई जजमेंट दे दी, जजमेंट देने के बाद आपका प्रोहिबिशन आएगा, रोकना है ना उसे, जजमेंट हो चुकी है, बीच में अगर रोकना है तो सर्टिफिकेट आएगा। समझिए प्रोसेस सही है या नहीं, री सर्टिफाई कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। प्रोहिबिशन तो स्टे देना है ना, काम हो चुका है, दे चुके हैं, हाँ, काम हो चुका है। पहला फर्क समझ में आया कि एक एंड पे है और एक बीच में है। और सर्टिफाई में क्या होगा? बी सर्टिफाई कि जो भी आप वट एवर यू आर डूइंग इज ओके, कीप ऑन डूइंग। और नहीं होगा तो जैसे इन्होंने बताया केस ट्रांसफर कर दे, आपकी औकात के बाहर मार जाओ, देते रहो तारीख पे तारीख, सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसका तो कहने का काम ऐसे चिल्लाता रहता है। कौन? सनी देओल। कहानी मूवी है। अब कौन सी बची हमारे पास लास्ट है? हाँ, वो वर्ड अब उसके पास कोई नहीं है। वो वर्ड तो बाय बात है थोड़ा, हाँ, बाय वर्ड अथॉरिटी या व्हाट इज योर अथॉरिटी, जो भी आप कहना चाहें। इसमें बेसिकली इसमें लोकस स्टैंडर्ड विल नॉट अप्लाई, याद रखिएगा। लोकस स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट इज योर पोजीशन और व्हाट इज योर स्टेट विल नॉट अप्लाई हियर। और ये कहाँ अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका रेलवे में अगर पीटी के तौर पर भी और चेक नहीं कर सकता है। हाँ, इस तरह से क्या आप जैसे हम एक एग्जाम्पल, अच्छा मान लीजिए बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं प्रधानमंत्री है, वो डिसाइड करते हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी हूँगा। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कि मैं ही प्रेसिडेंट भी हूँगा, मैं ही प्रधानमंत्री भी बनूँगा, कानून बदलते हैं। तो इन दैट केस यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर प्रेसिडेंट, आप कैसे प्रेसिडेंट बन गए। अब सेम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई डीएम अपॉइंट हुआ आपके लोकेलिटी का, तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट विल गो ओवर एंड द हाई कोर्ट विल आस्क दैट पर्सन कि आप वहाँ पे बैठे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कैसे बैठे वहाँ पर। अच्छा, जैसे अगर कोई भी यार घुस के बैठ गया डीएम ऑफिस में, अच्छा, इतना आसान होता है कि डीएम ऑफिसर किसका वही तो नहीं पता था। सर वही तो कह रहा हूँ, आपने अगर कोई भी आके बैठ गया, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए आपने फेक सर्टिफिकेट बनवा रखा है ओबीसी का, आप सिविल क्वालिफाई कर गए, आपको डीएम अपॉइंट किया गया, तो आपके खिलाफ क्यों वारंट लगेगी। द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट विल आस्क यू कि आप वहाँ डीएम बन के बैठे तो दिखाओ अपनी क्वालिफिकेशन, तो पूछेंगे दिखाओ अपना ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारा। बेसिकली इट इज टू चेक द अथॉरिटी कि जो भी किसी पोजीशन पे है वो वहाँ पे क्यों बैठा है, कैसे आया, क्या उसमें क्वालिफिकेशन है या नहीं है। तो बेसिकली व्हाट इज योर स्टेटस। ठीक है, क्लियर होगी सारी। इसको देखिए एक बार कल प्लीज पढ़ के आइएगा, थोड़ी नुआंस है, कल पढ़ के आइएगा, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सर जैसे वो टूल्स वगैरह लगा देते हैं, मतलब क्या कुछ लोग क्या करते हैं बैरियर लगा देते हैं ऐसे। हाँ, बैरिकेडिंग होती है, यस। हाँ, तो उनके लिए पूछ सकते हैं आपके सर से बैठना है। बिल्कुल, बिल्कुल अधिकार, वो तो आप वैसे भी पूछ सकते हो कि आप यहाँ पे बैठे हो किस लिए लगाइए, वो तो आपका अधिकार है जनता होने के नाते। पर थिंग इसको ये क्यों निकल रहा है कि अगर हरियाणवी हुआ तो कैमरे से बहुत कुछ बोल नहीं पाता। ठीक है, इसका सलूशन खोजना पड़ेगा। सोल्यूशन बीच में रोक दिया, पॉज कर दिया, फिर प्ले कर दी, वो कोई नहीं, बट द थिंग इज यू कैन ऑलवेज आस्क। इधर से पर यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट को बोलोगे पूछने को, हाई कोर्ट को बोलोगे पूछने को, आप खुद नहीं पूछो, उनसे बोल रहे प्लीज पूछ लो, क्योंकि मैं नहीं पूछ पा रहा, आप तो पूछ लो। हम बता ही नहीं रहे। ऐसा नहीं सकता, मैं बता नहीं। जैसे सर एक फ्रेंड ओके,
सो दीज आर सम पिटीशन, प्लीज एक बार कल प्लीज इसे एक बार रिवाइज करके जरूर आना। बहुत नुआंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस है इनमें, तो मुश्किल होता है समझना। ठीक है, लिख के चलो। यार हमें पसीना पसीना होगा, ये कैसा पंखा है? आपको दिन आ रहा है, हम लोग से बोलेंगे। कोई को बोल रहा है सर आपके लिए पंखा लगा दिया हमने। अच्छा हाइट छोटा बढ़ गया। नहीं, वो पहले था आपके लिए, फिर बाद में बच्चों ने अपने लिए कर दिया। आर्टिकल 32 क्लॉज 1। अच्छा एक सेकंड पूरा लिख लेते हैं, एक ही रहेगा। PIL, व्हाट इज PIL? क्यों, कहाँ फाइल होती है? वैसे ये सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे ना तब आपको और पढ़ लेंगे। अब ये लिखवा चुके हो PIL, मैं लिखवा चुका हूँ। मतलब ऐसे ये टर्म लिखवाया था, बोला था सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे ना। हाँ सुप्रीम कोर्ट में ही पढ़ना है हमें, पर जहाँ जहाँ आएगा आपका रिवाइजन हो जाएगा। तो PIL का लॉजिक क्या होता है? जैसे मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? आपका लोकस स्टैंडर्ड है, PIL में वो रिलैक्स हो जाता है। समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ PIL में आपका लोकस स्टैंडर्ड रिलैक्स हो जाता है, पर फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हीबियस कॉर्पस आपने एक व्यक्ति के लिए लगाई, क्रो वारंटो एक व्यक्ति के लिए लगाई, दोनों में लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसमें कैसी पिटीशन है? पब्लिक इंटरेस्ट। आप ये नहीं लगा सकते मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग गई सर कुछ करो, ठीक है? बट आप ये लगा सकते हो कि हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ पर्टिकुलर लोग आए, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ करी, वो बनेगी PIL, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है आप उस वहाँ पे थे भी नहीं, आप अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे, आप वो जो पास कर रहे थे ना, द मोस्ट सैडेस्ट पर्सन ऑन वैलेंटाइन इज द सिंगल पर्सन, ठीक है? आप वो वाले नहीं रहे थे, बट फिर आपने देखा कि मुझे मौका मिला है कुछ हीरो बनने का, एंड यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास गंदी है या नहीं है, ये नहीं पूछेगा, तो सीधा बोलेगा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। दैट इज PIL, समथिंग दैट इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें आपका लोकस स्टैंडर्ड नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल नो, अब रियल केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चारधाम योजना, चारधाम योजना was an ecological disaster. A lot of ecological experts were saying this. So they went to Supreme Court under PIL, public interest litigation. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे रोक दो। हो सकता है उनमें से किसी का भी घर वहाँ नहीं है। सर का फुल क्या है? लिटिगेशन, राइट? तो बस पब्लिक इंटरेस्ट सुनता हूँ, हर बार लिटिगेशन बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या है, मतलब नहीं पता नहीं लग रहा, कुछ काटा वाटा मछली नहीं कहते, पूरा डेड हो गया। चलो कोई नहीं। सो क्लियर है PIL, तो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड, ठीक है? अब इसका थोड़ा लॉजिक अलग होता है, वैसे छोड़ो वो वही करेगा, यस, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा समझ लो बस, ठीक है? ओके, अब लिखिए। आर्टिकल 32 क्लॉज 1, आर्टिकल 32। सर आज लास्ट है अपने फंडामेंटल राइट्स। हाँ लास्ट है, 32 लास्ट है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1, वो तो छोटे से हैं, वो तो 5-10 मिनट का मार्शल लॉ वगैरह कह रहे हो, वो हो जाएगा। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 कन्फर्स द फंडामेंटल राइट on all individuals, confers the fundamental right on all individuals to move to Supreme Court, with appropriate proceedings. इसे अंडरलाइन कीजिएगा, with appropriate proceedings. एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, मैंने इसे थोड़ा रेसिस्ट कर रहा था। PIL का लॉजिक यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल है वो ये नहीं बताता, वो ये नहीं कहता स्पेशल प्रोसीडिंग। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको प्लूटस में अगर पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू गो टू काउंसिल के पास, आप जाओगे, समझोगे कैसे होता है, देन यू विल पे द फी, तब आप पहले डेमो लोगे, फिर फी करोगे, मतलब प्रोसीजर है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। फॉर एग्जाम्पल UPSC में पहले आप प्रीलिम्स दोगे, UPPSC की बात डायरेक्ट कर सकते हैं। किसमें? एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट में कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी,
जैसे यूपीएससी में क्या है, आप प्रीलिम्स देते हो, रिजल्ट आता है, मेंस देते हो, रिजल्ट आता है, इंटरव्यू देते हो, फाइनल रिजल्ट आता है। ये प्रॉपर प्रोसीडिंग्स है, प्रॉपर डिसाइड है कैसे होगा। यूपीपीएससी एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स है। आप प्रीलिम्स देते हो, रिजल्ट आता है, केस होता है, पेपर कैंसिल, फिर प्रीलिम्स देते हो, फिर रिजल्ट आता है, फिर पेपर कैंसिल। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको फाइनल तक पहुँचोगे। बेसिकली सेइंग इज कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है जो हर बार फॉलो होगा, बदलाव हो, इसलिए एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का इस्तेमाल किया गया। जैसे यहाँ पे पीआईएल ये लॉजिक है, सुप्रीम कोर्ट पे यू कैन मूव बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। कोई पर्टिकुलर नहीं कि आपको एप्लीकेशन लिखनी ही लिखनी है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोले आप ओरली बोल दो आपके मेरे को, समझे? एप्रोप्रिएट का मतलब कोई फिक्स्ड प्रोसीडिंग नहीं होगी लेकिन फ्लेक्सिबल रहेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। अगर उसमें लिख देते एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स तो फिर तो हिसाब बन गया कि भाई ऐसे ही जाना है और कोई रास्ता नहीं, ठीक है? इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था। इसको थोड़ा और काम आएगा जब हम जुडिशरी में करेंगे पीआईएल को डिटेल में, तब इसलिए मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है? आगे with appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental right. Enforcement of the fundamental right. Full stop. Full stop. Thus, Article 32 is remedial in nature. 32 is remedial in nature. रेमिडियल समझे? आपका राइट वॉयलेट हो गया, उसके बाद 32 आया। वॉयलेट होने से पहले कैसे जाओगे? ये इसलिए क्या? अगले पैराग्राफ से लिखिए। Article 32 provides the teeth. Article 32 provides the teeth, T-E-E-T-S, to other fundamental rights to bite. काटने के लिए कुछ चाहिए तो ये प्रोवाइड करता है। To bite and make other fundamental rights. Provide teeth to bite and make other fundamental rights real and enforceable. Other fundamental rights real and enforceable. Next paragraph से लिखिए। In order to ensure that these rights are protected, in order to ensure that these rights are protected, comma, the Supreme Court has been given the prime responsibility. Supreme Court has been given the prime responsibility. Full stop. That is why. Full stop. That is why the Supreme Court is known as. That is why the Supreme Court is known as the protector and the guardian. प्रोटेक्टर, लेकिन प्रोटेक्टर की शपथ कौन लेता है? याद रखना, केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर, कोई शपथ नहीं लेता प्रोटेक्टर की, सिर्फ वही लोग लेते हैं। और हम इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कह रहे हैं प्रोटेक्टर एंड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में प्रोटेक्टर कौन बन जाता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दे टेक द क्या बोलते हैं से oath that I will protect the Constitution of India in its entirety. उसमें भी ऐसे लॉजिक आएगा, देखेंगे उसका जब हम अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट कि भाई प्रेसिडेंट शपथ तो लेता है प्रोटेक्शन की, लेकिन कहने पे तो सरकार के चलता है, तो शपथ का क्या? देखेंगे आगे लिखिए।
Full stop. The Constitution does not provide. The Constitution does not provide the same responsibility. The same responsibility to the High Courts. The same responsibility to the High Courts. Full stop. Next paragraph से देखिए. Article 32 clause 2. Article 32 clause 2 confers. Article 32 clause 2 confers the writ jurisdiction. The writ, W-R-I-T writ, the writ jurisdiction on the Supreme Court, to enable it, on the Supreme Court to enable it to enforce fundamental rights. इसमें लिखिए this for this reason, for next paragraph, for this reason Dr. B.R. Ambedkar has called Article 32 as the fundamental of all fundamental rights. As the fundamental of all fundamental rights and the heart and soul of the Indian Constitution. As the fundamental of all fundamental rights. And the heart and soul of the Indian Constitution. From next paragraph right down. Article 32 cannot be suspended even during emergency. Article 32 cannot be suspended even during emergency. ये हमेशा अवेलेबल रहता है आपके पास. ऑब्वियसली बात है, अगर ये नहीं होगा तो बाकी राइट्स कैसे आएंगे. ठीक है, इमरजेंसी में करेंगे कि आपका आर्टिकल 20 दो और आर्टिकल है जो कभी खत्म नहीं होते. 20 एंड 21. दिस आर्टिकल आर ऑलवेज अवेलेबल टू 19 पे सीधा आता है. 19 पे सीधा जाता है. 19 हम इमरजेंसी में करेंगे, आर्टिकल 358 आता है इसमें. 19 सीधा जाएगा. नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 90 चला जाता है. बाकी आर्टिकल सरकार जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है उसमें लिख देता है कि ये आर्टिकल भी जाएंगे. 19 सीधा जाएगा, बाकी आर्टिकल प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा. लेकिन 20 और 21, 21, 20 एंड 21 कैन नेवर बी गॉन अवे. और ये बाद में आया था इंदिरा गांधी को. जब इंदिरा गांधी के टाइम पे मैंने आपको हिबियस कॉर्पस की बात बताई, क्योंकि उस समय में ये था कि सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते थे. ये बाद में हमने 44 के टाइप किया, वो तो हम करेंगे इमरजेंसी वाला. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अब लिखिए सर 3 बार लगे हैं ना. कौन सी नेशनल इमरजेंसी? आपका नेशनल इमरजेंसी 62, 70, हाँ 3 एक बार इंटरनल पे लगी है, बाकी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगी. दो तो हुआ की वजह से और एक इंटरनल. इंटरनल इमरजेंसी एक ही बार लगी थी, नेशनल एक्सटर्नल 2 बार और लग चुकी थी. 1960s में लगी थी जब हमारा 62 की वॉर शुरू हुई थी पाकिस्तान को, सॉरी चाइना के साथ, तब लगी थी. और फिर 1970s में लगी थी जब आपका ये बांग्लादेश वाला ग्राउंड था. ठीक है, और इंटरनल ग्राउंड पे एक बार लगी है. आपका स्टेट इमरजेंसी तो हजारों बार लग चुकी है. फाइनेंशियल कभी नहीं लगी. स्टेट इमरजेंसी में देयर आर 2 स्टेट्स जिस पर आज तक कभी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी. कौन कौन सी? सर्च करके आना. एक मैं बताऊं, एक जो अभी बनी है, क्या सा नाम है? तेलंगाना. अभी तो बनी कैसे लगा दो. ठीक है, एक और है. ऐसे जो न्यू बनी होंगी वो सब. अरे नहीं, अब उसके अलावा तो कोई 2014 भाई 2014 में एक लौती हुई बनी थी. उसके बाद कौन बना? कोई नहीं बना. उसके पहले बनी है काफ़ी ज़्यादा, 2000 वगैरह में बनी है. दूसरा फिर झारखंड होगा पक्का चेक करके आ रहा हूँ. मुझे चेक करके आ. नहीं, दूसरा फिर झारखंड होगा. 2000 में बनाएंगे. अच्छा लिख लो, छत्तीसगढ़ और झारखंड में से एक है. पता करके आना कौन है. झारखंड पता करके आना.
छत्तीसगढ़ झारखंड में से कौन? चलो आगे लिखो। अरे सर छत्तीसगढ़ भी तो अभी अलग हुआ है उससे, मध्य प्रदेश से। मुझे नहीं पता। हाँ तुझे सर, क्या पहले एक ही था ना, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ ही है। पक्का? अरे थोड़ा सर्च करना यार, तभी तो थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा इधर क्योंकि ये इजीली मिलेगा नहीं आंसर, ये मिलता नहीं है इजीली। थोड़ा इधर सर्च करोगे तो मजा आएगा। तो चलो कोई नहीं, हम अपने काम पे वापस आते हैं। लिखिए हैं सर तो फिर 3 हो गए हैं जो फंडामेंटल राइट, मतलब कभी भी हाँ terminate सस्पेंड नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। 20, 21 है 30। आगे लिखिए कंसेप्ट ऑफ रिट। सब हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ रिट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिट। within this write down the concept of writ. The concept of writ originated under the concept of writ originated under कहाँ originate हुआ था? I just told you glorious revolution कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो originated under the English Constitution, originated under the English Constitution, full stop. Originally the right to issue writ, originally the right to issue writ, issue writ कौन करता था इनिशियली? King. The right to issue writ was enjoyed by the sovereign, within bracket king or queen, was enjoyed by the sovereign, within bracket king or queen. ठीक है, full stop. Later on with the evolution of modern sense of justice, and the concept of modern state, modern sense of justice and the concept of modern state, comma, these rights came to be exercised, by Supreme Courts and High Courts of India. Remember, lower courts के पास writs का अधिकार नहीं है. Came to be exercised by Supreme Court and High Court. नहीं, जुडिशरी में लोअर कोर्ट पे आ जाएंगे. हमने क्या बोला? केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है. लोअर कोर्ट के पास लोअर कोर्ट के पास ना रिट का अधिकार होता है, ना कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग का अधिकार होता है. हमने बात की थी पहले, दोनों के अधिकार हैं. ओके, नेक्स्ट पर ऐसे लिखते हैं. A writ can be issued. Not only against the state, but also against individuals. For एग्जाम्पल जिनका हम पोर्टल एक्सेस की बात करते थे ना, मान लो इन्होंने उन्हें क्या किडनैप करके रख लिया, तो इस केस में जो बाकी लोग हैं जिन्हें पोर्टल एक्सेस चाहिए वो क्या करेंगे? वो कोर्ट जाएंगे, कहेंगे हीबियस कॉर्पस लगानी है इसके खिलाफ, हमें वो पोर्टल एक्सेस वाले व्यक्ति चाहिए. ठीक है, क्लियर है? तो इंडिविजुअल का केस भी लगती है. लिखिए आगे. कैन बी इशूड अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल. क्या लिखा हमने पूरा? पढ़ेंगे के बाद स्टेटमेंट पढ़ना. एग्जाम्पल में अगर याद रहेगा इसके लिए लिखो टाइप्स ऑफ रिट्स. लिखिए टाइप्स ऑफ रिट्स. पहला आपका कौन सा है? हीबियस कॉर्पस. HABEAS.
एंड कॉर्पस, CORPUS, habeas corpus। इसमें लिखिए habeas corpus में this writ is issued by courts, this writ is issued by courts to protect individual liberty, issued by courts to protect individual liberty। Second point, it can be issued against both। कौन है ये दो both? स्टेट एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, So both state and इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल लिबर्टी दिखाया हुआ है। कहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी? हाँ हाँ, यस। तो स्टेट एंड इंडिविजुअल। जैसे हमने जिनका नाम लिया, उन्होंने जो पर्टिकुलर व्यक्ति इनका पोर्टल एक्सेस है उनको कैद कर रखा है, तो वो अकेली व्यक्ति है ना, अकेला व्यक्ति है वो, ठीक है। तो उस अकेले व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी हुई ना। अब मान लो आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी कर सकते हो। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको ग्राउंडेड कर दिया, होता है ना, आप रात को लेट आए, पी के आए पार्टी से, पेरेंट्स को पसंद है, पेरेंट्स ने आपको 3 दिन तक घर से नहीं निकलेगा, तो आपका दोस्त आपके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज है। अब रियल केस में अगर आप देखें तो पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, अभी थोड़ा ना कि आपके पूरे खानदान को अरेस्ट करके ले जाएगी। इसलिए पहला है इंडिविजुअल लिबर्टी। तो आपको देखिए 3 केस हमने समझे, एक केस में इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कैद किया था, तो इंडिविजुअल। आपके केस में आपके पेरेंट्स ने कैद किया, 2 लोग हैं, और तीसरे केस में स्टेट ने कैद किया। तो हर केस में अकेला व्यक्ति कैद हुआ, लेकिन कैद करने वाला अलग व्यक्ति। ग्रुप ऑफ व्यक्ति कैद होते हैं। ग्रुप ऑफ व्यक्ति कैद हो, सबके खिलाफ इशू। अच्छा, ग्रुप ऑफ व्यक्ति कैद हो, उनके खिलाफ इशू हो जाएगी, बात नहीं है। PI लगानी पड़ेगी फिर, पब्लिक लगेगा इंडिविजुअल। वैसे आप हिबियस कॉर्पस ही लेके जाओ। सर इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो एक दिन इन लोग को सर वो मिल जाती है ना जॉब फरवरी में, तो वो लोग इकट्ठे सबको उठा लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, तो उनके खिलाफ भी आप लगा सकते हो, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, PIL अलग से नहीं है, PIL के तहत आप डिमांड करते हो हिबियस कॉर्पस का, प्रोहिबिशन का, सर्टिलरी का, तो इसके तहत डिमांड करते हो। बस फर्क ये है कि अगर आप केवल हिबियस लेके जाओगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, लेकिन अगर आप PIL लेके जाओगे तो पब्लिक हो जाएगा। मान लीजिए सरकार ने पूरी, जैसे जम्मू कश्मीर केस में सर PI जितने नॉर्मल आप जाते हो पब्लिक, उसमें बस आप ये नहीं लिखोगे कि मेरा कोई दोस्त या वो, आप लिखोगे कि ये जनरल कॉज है, उसके लिए लगाना है। जब पिटीशन आप समझिए एप्लीकेशन समझ लीजिए, आप एप्लीकेशन लेके जाओगे, उसमें आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट को कि मान लेते हैं ये 4 धाम योजना चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट इट इज डेंजरस टू एनवायरनमेंट। जैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे, उसके लिए आप ऐसे नहीं मान लो। देता है, पर उसको सपोर्ट चाहिए आपको, ऐसे रहता है ना, people gather signatures for the resolution। वो तो सरकार के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ना होता है। जो आप सिग्नेचर वाला कैंपेन कह रहे हैं सरकार के इन्फ्लुएंस के लिए होता है। मान लीजिए अगर आप इफ यू ब्रिंग अ पिटीशन और आप हजारों लाखों लोग के साइन करवा लो, फिर आप उसे कहाँ भेजोगे? सरकार को भेजते हो कि देख लो हमारी पिटीशन का सपोर्ट कितना है, ठीक है, तो सुधर जाओ ना गिरा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जरूरी नहीं होता, आप 2-3 व्यक्ति भी जा सकता है, अकेला व्यक्ति जा सकता है, इंडिविजुअल जा सकता है। क्लियर है? क्लियर भाई? चलो, हाँ, सो क्या लिखा लास्ट पॉइंट हमने? लोकस स्टैंडर्ड लिख लिया। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड। सर जैसे हिबियस कॉर्पस के बाद फिर मतलब एक हेडिंग थी हिबियस कॉर्पस, उसके बाद है क्या? हाँ, उसके 30 सारे पॉइंट उसी के अंदर है। अगला देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड, विद इन ब्रैकेट आप लोकस स्टैंडर्ड में लिखिए व्हाट इज योर स्टेक, व्हाट इज योर स्टेक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डज नॉट अप्लाई। लोकस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन हमने ब्रैकेट में लिखी, व्हाट इज योर स्टेक, आपका क्या केस है, आपका क्या लेना देना इस केस से, वो नहीं होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, हिबियस कॉर्पस, हिबियस
corpus literally means to have the body of. Literally means to have the body of. Full stop. In this, literally means to have the body of. Habeas corpus literally means to have the body of. Full stop. क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गई? इधर का काटा तो बताया लोकल स्टैंडर्ड नहीं करेगी PL में नहीं लगा। अब मान लीजिए मैंने आपको एनवायरमेंट का केस बताया था, 4 धाम योजना आपके घर से नहीं निकली, आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन स्टिल आप 4 धाम योजना के लिए लगाओगे, PL में नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ये पिटीशन घर पे जाके फिर पढ़ के आना, गूगल में डिफरेंस बहुत हल्का हल्का सा, ठीक है। एक बार और पढ़ लोगे, यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो petition वाले में, वो फेडरल लेवल का जो लोअर लेवल का वो petition यूजीसी हुआ है। तो वो भी तो हुआ था, वो तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, तो वो कंपनी ने डिसीजन लिया। हाँ तो उन्होंने ले लिया, वो मॉरल डिसीजन था, कोई भी ले सकता है। अब मान लीजिए आप 4 धाम के लिए सरकार के खिलाफ गए, सरकार ने कहा क्या केस लड़ोगे, हम ही मत कर देते हैं। अच्छा और जैसे मिंत्रा वाला नहीं हुआ था, मिंत्रा वाला क्या स्टूपिड हरकत थी, वो क्या ड्रामा बचाया था, उन लोगों ने उसका बड़े मजे लिए, तुम्हारा दिमाग गंदा है रे। इससे नहीं पता चला। नहीं पता चला, कोई बात नहीं। काफी वो उसी अरे वो हुआ। कैमरा थे, हाँ अच्छा मतलब कुछ समझ में आया? अरे मिंत्रा के लोगों पे केस था, एक लड़की ने केस किया था कि इट शोज वेरी बैड थिंग, मतलब कुछ दिखाता है बेसिकली, तो उस पर केस हुआ था, लोगों ने बहुत मजे लिए थे। ये भी गलत था, रिएक्शन भी गलत था, ठीक है। जो उसने करा वो भी स्टूपिड हरकत थी, लेकिन जो लोगों ने रिएक्शन करा ट्विटर पर उसे टारगेट किया वो भी उतना ही गलत। तो नहीं सर, वो सुनना चाहते हुए पॉपुलैरिटी दे दी सर। वो सुना ना, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एज बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। अच्छा तो लास्ट पॉइंट भी रोड एक बार पढ़ेंगे। Habeas corpus literally means to have the body of. Full stop. In this, full stop. In this, the court can demand. In this, the court can demand the physical protection. The physical protection of the detained person. Physical protection of the detained person, comma, to be produced before the court. Comma, to be produced before the court. To be produced before the court, full stop, so that the court can ascertain, whether the detention was legal or not. So that the court can ascertain whether the detention was legal or not. आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, इट कैन बी, Detention was legal or not? the next is it can be issued against even legislative bodies, वैसे देखा जाए तो किसी के भी खिलाफ हो सकता है। हमने शुरुआत में लिखा ना स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ, स्टेट में तो तीनों ही आते हैं आपको, पर यूजली सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए नहीं करता, लोअर कोर्ट के लिए ज़्यादा किसका इस्तेमाल करता है, प्रोहिबिशन वगैरह, कि आपने अरेस्ट का ऑर्डर दिया कैंसिल कर दो, आप देने के प्रोसेस में हो तो आपका स्टैट्यूटरी वाला आ जाता है। और करने को हीबेस कॉर्पस ये मान के चलिए आप किसी के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है, और उसे इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो चाहे तो अजमल कसाब को छुड़वा सकते हैं, उसको भी अजमल कसाब को फांसी हुई थी, वो टेररिस्ट जो था, अगर सुप्रीम कोर्ट से छुड़ाना चाहे हीबेस कॉर्पस की मदद, तो सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत अगर सरकार को ऑर्डर करता है कि उसे डेथ पेनल्टी दिया फिर भी छोड़ दो, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, छोड़ना पड़ेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पावर कितनी बड़ी है। चेक नहीं है, हैं? इसके खिलाफ भी चेक नहीं रखा। चेक नहीं रखा गया, जानबूझ के नहीं रखा गया आपके लिए। मैंने हमेशा बताया कोर्ट आपकी फ्रीडम को बड़ा इंटरप्रेट करता है, सरकार नैरो इंटरप्रेट करती है, इसलिए हमने कोर्ट को इतनी फ्रीडम दी है।
दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। इतनी पावर किसी कोर्ट के पास नहीं है। जहाँ पे डेमोक्रेसी पैदा हुई है यूके में, उनके पास भी नहीं है। और फिर इसलिए इसका ब्लेम किसे जाता है? अगर आपके सारी पावर्स हैं तो कुछ गलत होगा तो ब्लेम भी आप ही पे जाएगा। अगर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, केस में डिले हो रहा है, करप्शन, तो इसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आप पे 142 है ना, आप आए दिन लोगों की उंगली करते फिरते हो। कभी लोकपाल अपॉइंट कर दिया, कभी लोकायुक्त का अपॉइंट कर दिया, कभी अयोध्या केस में आपने 142 इस्तेमाल कर लिया। अपने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मैंडेट करो सरकार को कि जितनी वैकेंसी है 6 महीने में भरो, नहीं तो मैं देख लूँगा एक एक को। है ना आप पे पावर? अगर ये कोई IPS रोए तो समझ में आता है, उसमें क्या पावर है? कोई पावर नहीं है, जो देता बोलेगा करना पड़ेगा उसे। आप तो नहीं कर सकते, आपको रोने का लॉजिक नहीं है। आप रोते हो आए दिन आके कोर्ट पर, लिटरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोते हैं कि जजेस की वैकेंसी नहीं है, ट्रायल चल रहे हैं, अंडर ट्रायल्स है, केस पेंडिंग है। अब रो क्यों रहा है? आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करो। आप हर चीज़ के लिए कर लेते हो, इसके लिए नहीं करोगे। तो इन दिस केस जो भी प्रॉब्लम है सुप्रीम जुडिशरी में, मैं मानता हूँ सरकार का ब्लेम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी आप ब्लेम कर सकते हो क्योंकि आप पे पावर है। अगर आप पे पावर नहीं होती फिर जेन्युइन होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पुलिस का मैंने बताया, पुलिस में तो कोई पावर ही नहीं होती, तो बेचारा क्या कर लेगा, उसकी बात अलग होती है। ठीक है, आगे लिखिए अगला, रिट ऑफ मैंडेमस। अगला रिट ऑफ मैंडेमस, MANDAMUS। Writ of mandamus, within this देखिए, the writ petition can be filed, पहला पॉइंट है, the writ petition can be filed, क्या बताया था हमने? लोकस स्टैंडर्ड इसमें लगता है, लगता है। The writ petition can be filed only by the aggrieved individual, can be filed only by the aggrieved individual, within bracket locus standi applies। अग्री मतलब जो क्या होता है, अग्री हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो परेशान टाइप का, ठीक है, जिसके साथ कांड हुआ है बेसिकली। अग्री इंडिविजुअल विद इन ब्रैकेट लोकस स्टैंडी अप्लाइज। सर कोई भी रिट फाइल करने के लिए पहले आपने बताया था कि PIL नहीं, आप फिर गलत समझ गए। PIL पब्लिक इंटरेस्ट में, PIL पब्लिक, मान लीजिए दोबारा पढ़ते हैं, देखिए दो केस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दो केस है, अग्रीव, अरे अग्रीव क्या, AGGRIVED क्या लिखा है आपने? अच्छा चलो कोई नहीं। अब देखिए दोनों केस अलग से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी व्यक्ति को कैद किया तो उसका फ्रेंड उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो क्या लाएगा? हेबियस कॉर्पस के लिए। वो जाके PIL नहीं लगाएगा, वो जाके बोलेगा सर मेरा दोस्त पकड़ा गया है, इस व्यक्ति ने उसे कैद में रखा हुआ है, प्लीज़ उसे छुड़ा लो। वो होगी आपकी हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, द पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस। लेकिन अगर जैसे अगर मैंने मान लेते जैसे बताया था वैलेंटाइन डे आया, मैंने सारे कपल्स को कैद में डाल दिया, तब आप कहाँ जाओगे? तब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन PIL के साथ। आप बोलोगे कि कुछ लोग, नाम नहीं पता आपको, हेबियस में आप बताओगे कि मेरा ये दोस्त है, ये नाम है, ये एज है, ये बर्थ है, ये ऐसा दिखता है और ये व्यक्ति गायब है या बेसिकली इसने पकड़ रखा है। उस केस में आप जनरली जाके बोलोगे कि दे आर सर्टेन पीपल, इतने लोग हैं, अप्रॉक्स इतने लोग हैं, वो इस व्यक्ति ने कैद में करे हुए, प्लीज छुड़ा लो। फर्क समझे? दैट इज PIL, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट आता है और नॉर्मल पिटीशन में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, फर्क क्लियर है? चलो देखो आगे। हाँ, अगला पॉइंट, दिस रिट कैन बी इशूड बाय अ कोर्ट, this writ can be issued by a court only against public bodies, only against public bodies। इसका लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे। This writ can be issued only against public body। आप मैंडेट नहीं कर सकते प्राइवेट सिटीजन्स। जैसे मान लीजिए आपको किसी से पैसे लेने होगा तो आप ये मैंडेट नहीं कर सकते मेरा दोस्त है, मैंने से कल 2 रुपये के छोले कुलचे खिलाए थे, अभी 3 रुपये का मुझे ये नहीं खिला रहा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं बोलोगे इसे ऑर्डर दो,
तो ये केवल पब्लिक बॉडीज़ के लिए है, कोई मतलब डीएम हो गया आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा, इस तरह के लोग हो गया पब्लिक बॉडीज, प्राइवेट नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द मैंडेबस। नेक्स्ट पॉइंट, द मैंडेबस लिटरली मीन्स कमांड। द मैंडेबस लिटरली मीन्स कमांड, लिटरली मीन्स कमांड, कॉमा, वेयर द कोर्ट्स, वेयर the courts orders the public authority, where the court order the public authority to do or not to do something, to do or not to do something, ठीक है, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली आर्टिकल 361 की बात है। आर्टिकल 361 पे मैंने शायद पहले बताया होगा, तो आर्टिकल 361 में जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स होते हैं उन पर क्रिमिनल केस नहीं चलता, बताया ना सर पहले मैंने, है सिविल चलता है, वो भी नोटिस के बाद, क्रिमिनल केस नहीं चलता। ऐसा हमने क्यों करा? बिकॉज बेसिकली वी एसोसिएट जो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे राजा, द थिंग इज, आप ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में कंसेप्ट होता है द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। जब किंग कुछ भी क्वीन है इस वक्त वहाँ, और वो जो भी कुछ ऑर्डर पास करती है तो उससे कोई ना कोई मिनिस्टर भी साइन करता है, तो लीगल लाइबिलिटी किसकी बनती है? मिनिस्टर। आपके केस में मान लीजिए आप मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ होम है, तो आपके जितने भी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर है कौन साइन करता है? होम सेक्रेटरी साइन करता है। अगर कोई व्यक्ति इस ऑर्डर के खिलाफ जाएगा मतलब कोर्ट में, तो कोर्ट किसे बुलाता है? होम सेक्रेटरी को बुलाता है, होम मिनिस्टर को नहीं बुलाता है। आप लीगली लायबल है, होम मिनिस्टर लीगली लायबल नहीं है। आप पर्सनली उसने गाड़ी चढ़ा दी किसी पे, वो बात अलग है। ओनली प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द स्टेट, नाम ही से मतलब हमने, हेड ऑफ द प्रोविंस एंड द हेड ऑफ द स्टेट, बेसिकली नेशन एंड स्टेट। इसलिए हम लोगों ने एक लीगल एक ऑनरी वैल्यू दी है। ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, पर हम करना नहीं चाहते। सेम वजह, आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ताकतवर हो, जिम में जाते हो, आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को काट सकते हो, फालतू बोला ले, पर आप करोगे नहीं, क्योंकि जो मॉरल पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। सर इंडिया भी एक स्टेट है ना, नेशन इन मेकिंग है ना। इंडिया इज ए स्टेट, नेशन इन मेकिंग। ये तो जवाहरलाल नेहरू वाली बात कर रहे हो। अब वो तो डिस्प्यूटेड है, डेवलपिंग कंट्री नेशन मेकिंग ही हो गया, वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था नहीं, नेशन मेकिंग वाला था। और आपका कोरिया 2 स्टेट्स है इसमें, कोरिया मतलब 2 स्टेट, कोरिया में कि 2 स्टेट है, मतलब वो 2 स्टेट है, नॉर्थ हाँ, कोरिया, नॉर्थ में साउथ कोरिया है, हाँ ठीक है। ऐसे इंडिया स्टेट है लेकिन नेशन इन मेकिंग है, वो 1 नेशन है, ये उसमें भी 2 नेशन है सर। भाई तू बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन क्या है मैं समझा नहीं। मतलब स्टेट और नेशन को लेके कुछ पूछना चाहता हूँ। नेशन स्टेट दोनों अलग चीज़ होती है। नेशन एक कल्चरल आइडेंटिटी है, एक इंडियन, यहाँ भी इंडियन है, यूएस में भी इंडियन है, वो नेशन हुआ। स्टेट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था, स्टेट माने टेरिटरी विद पॉपुलेशन एंड सॉवरन। तो इंडियन स्टेट डिफाइंड है, अमेरिका में इंडियन स्टेट नहीं हो सकती, लेकिन इंडियन हो सकता है। तो इंडियन नेशन एक फीलिंग है, एक आइडिया है, एक कम्युनिटी है। स्टेट अलग है, वो एक लीगल आइडेंटिटी है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो किस इसमें क्या 2 नेशन क्या यही बोलना चाहता था कि इंडिया स्टेट है ना, नेशन इन मेकिंग है। और नेशन मेकिंग कैसे हुआ मैं समझ मतलब अभी नेशन एक तरीके से पूरा इंडिया ऐसा नेशन मतलब पूरा भी बन रहा है। कहीं कहाँ पढ़ा? सभी लोग पढ़ा नहीं था? मानते ना कि हम मतलब एक नहीं मानते। क्या आप डाइवर्सिटी को लेके कह रहे हो क्या? हाँ सर। लेकिन कहाँ पढ़ा? डरो मत यार, किसी को कुछ नहीं आता है यार, टेंशन क्या लेते हो? बोलो बोलो बोलो, मस्त बोलो। नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन मैंने सुना था कि मतलब स्टेट बड़ी होती है फिर नेशन। स्टेट बड़ी होती है, नेशन में तो भाई आप डिपेंड्स आप क्या चुनना चाहते हो, बट वैसे देखा जाए तो स्टेट बड़ी होती है। स्टेट बड़ी क्योंकि नेशन तो कल्चरल आइडेंटिटी है और स्टेट पावरफुल होती है। भारत सरकार मान लीजिए आपका 53 तलाक बैन करने का कानून लाती है, तो ये थोड़ा आप मना कर सकते मैं नहीं मानूंगा, वो एक बड़ी चीज़ है। स्टेट एक पावरफुल लीगल एंटाइटी है, नेशन एक आइडिया है, एक साइकोलॉजी है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ना एक इंडियन मान लीजिए यूएस में रहता है, उसने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी,
बन गया यूएस सिटीजन, पर वो कहता रहता है मैं अपने आप को इंडियन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन। और मैं वो इंडियन अमेरिकन जैसे सुंदर पिचे विचे टाइप के लोग जो हैं वो अपने आप को इंडियन अमेरिकन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन तो कहने का मतलब है कि मैं नागरिक अमेरिका का हूँ, पर वही दिल तो है हिंदुस्तानी वाला। बट मुझे जो भी आप बोल रहे हो एक बार दोबारा पढ़ के आना, क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ अलग है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। चलो चलो फिर बात करेंगे। सो लास्ट पॉइंट हमने क्या किया है लोग, हाँ ठीक है ये पूरा हो गया। इसमें हाँ लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिस रिट कैन नॉट बी इशूड, दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, एक लॉजिक मैंने आप अच्छा लिख लीजिए, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विद इन ब्रैकेट आपका जैसा सिमिलर टू आर्टिकल 361, सिमिलर टू आर्टिकल 361 विद इन ब्रैकेट, सिमिलर टू आर्टिकल 361। अब इसमें एक और लॉजिक आप समझ गए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एक और लॉजिक है, आपने पता होगा आपका जो हमारा क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे पास कौन होता है, पीएम होता है, और मैं आपको बताया प्रेसिडेंट कोई भी फैसला खुद नहीं लेता, वो रबर स्टैम्प, वो डिटेल में हम प्रेसिडेंट के टॉपिक पे पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर टेक्स द डिसीजन एज डिसाइडेड बाय द पीएम और सीएम, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो जब मैंने फैसला अपने हिसाब से लिया ही नहीं तो मैं जिम्मेदार कैसे, ये लॉजिक है जो लास्ट स्टेटमेंट में लिखी। लॉजिक ये है कि प्राइम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो व्हाई आई एम गिल्टी फॉर एनीथिंग, तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेबस उनके खिलाफ इशू नहीं करेगा। तो किसके खिलाफ इशू करेगा, मान लीजिए उसे रोड रुकवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे के खिलाफ इशू करेगा, होम जो हाईवे सेक्रेटरी है उसके खिलाफ जाएगा, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। सर उसे डिले तो कर सकता था साइन करने से, इसको मेन करिएगा प्रेसिडेंट साइन करने में डिले कर, वो तो हम डिस्प्यूट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर प्रेसिडेंट पे वीटो पावर हमेशा होती है, जिसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्रेसिडेंट को नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही डज नॉट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया, चाहे उनकी जो भी आइडियोलॉजी, आपका कोई रोल नहीं है जो एज अ प्रेसिडेंट। अब ये बड़ा डिस्प्यूट आता है, वो शपथ लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करूंगा, फिर आप उम्मीद करते हो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही विल ओबे व्हाटएवर द पीएम विल से। इंदिरा गांधी ने बोला इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट ने बोला मैं लगा देता हूँ, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बचाया। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट है, इसे हम डिबेट करेंगे प्रेसिडेंट के चक्कर। एंड अगला लिखिए आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन विद इन ब्रैकेट स्टे ऑर्डर, रिट ऑफ प्रोहिबिशन विद इन ब्रैकेट स्टे ऑर्डर। Within this right term, this writ can be issued. This writ can be issued only against. This writ can be issued only against a judicial or quasi-judicial. Only against quasi-judicial or quasi-judicial. क्वासी-जुडिशियल आपका गवर्नेंस में कराया जाएगा। क्वासी-जुडिशियल बॉडीज होती है जो आज हुआ था, क्या होती है क्वासी-जुडिशियल बॉडीज? सर मतलब सिविल केसेस करते हैं, क्रिमिनल तो करते नहीं हैं, और सिमिलर वर्ड है जैसे कोर्ट्स का वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहते हैं, बेसिकली वो एनजीटी हो गया। एग्जांपल ट्राइब्यूनल कोर्ट आपने बताया था, क्वासी-जुडिशियल बेसिकली ऐसा आपने आर्गुमेंट दिया, दे आर काइंड ऑफ कोर्ट बट नॉट कोर्ट। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सम पावर्स लाइक अ कोर्ट बट इट इज नॉट अ कोर्ट। सिविल प्लस में कंपाउंडेबल क्रिमिनल भी आ जाता है, दो केस होते हैं, कंपाउंडेबल एक नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल जैसे रेप एंड मर्डर के केस, इसमें आप मान लीजिए कोर्ट केस होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, वो होता है कंपाउंडेबल। इन केसेस जहाँ पे आप कोर्ट से नहीं लड़ना चाहते, आप आपस में कहते हैं यार चल तू पैसे ले, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, ले तू पैसे ले, केस खत्म करेगा, दैट इज कंपाउंडेबल। आप दोनों बोलोगे ना कि हम दोनों ने मांडवाली कर लिया, हमें केस नहीं दी, तो पुलिस केस बंद कर देगी, उन्हें करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल में मांडवाली नहीं होती है कि आपने रेप किया उसके बाद लड़की को पैसे दिए और केस बंद करवा दिया, नहीं। ऐसा हुआ था एक बार, एक केस हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि आप इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लीजिए,
हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गिर गया था उसका, उसने कहा था कि रेप जैसे केस में कंपाउंडेबल नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर जगह प्रेशर बहुत होता है लड़की का रेप हो, उसको बहुत प्रेशर होता है कि वो केस को वापस ले ले, और अगर आपने कंपाउंडेबल एक बार अलाउ कर दिया तो सारे रेप केस वापस जाएंगे। वापस से बातें मान लीजिए गरीब घर की लड़की है, आप 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दोगे तो आपसे क्या आर्गूमेंट होगे, तेरी फैमिली सुधर जाएगी, वो तो वैसे हट जाएगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ कंपाउंडेबल नहीं होगा। तो जो कंपाउंडेबल होता है छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए आपका ट्रैफिक का चलान हो गया, आपका हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी वो सुलझा सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स आपकी होगी, पर जरूरी नहीं है। इसमें एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस होता है, दे आर डिफाइंड बाय द एक्ट। एनजीटी एक्ट है तो एनजीटी बताएगा कि वो क्या क्या कर सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट पे अनलिमिटेड पावर होती है, कोर्ट कुछ भी एड्रेस कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो लिमिट में होते हैं अपने एक्ट के। जैसे इलेक्शन कमीशन उतना ही करेगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, उसके बाहर नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोल सकता सरकार को कि आप सबको फ्री कोल्ड ड्रिंक बांटो, वो उसका काम नहीं है। वो पॉलिसी डिसीजन वो सरकार कर सकती है कि मैं सबको 2 रुपये में खाना दूंगा, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बोल सकती सरकार को। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर सरकार अपने, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी से जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन उन पर फाइन लगा सकती है, अलाउ नहीं होता कोई भी एमपी। लेकिन आपको फर्क करना पड़ेगा, पीएम एज अ मोदी, मोदी एज अ पीएम एंड मोदी एज अ बीजेपी कैंडिडेट, फर्क है दोनों। जब वो बीजेपी कैंडिडेट है, इलेक्शन के टाइम पे कोई भी प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते, और इस्तेमाल करते हैं तो पार्टी पैसा पे करती है सरकार को। मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री ऑफिशियल चॉपर से आएगा तो उसके लिए बीजेपी पैसा पे करेगी भारत सरकार को चॉपर का किराया। यही इंदिरा गांधी केस में हुआ था। इंदिरा गांधी केस में जो पिटीशन लगी थी राजनारायण की, वो ये थी कि इंदिरा गांधी ने वहाँ के सिविल सर्वेंट्स का इस्तेमाल किया अपने पर्सनल काम के लिए। मैंने आपको बताया इलेक्शन के समय में आप सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्शन के समय में डीएम एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक केस हुआ था, ये भी डीएम का सॉरी डीएम का, हाँ, काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। डीएम का बहुत से केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है, बहुत से एक्ट, जैसे फार्म लॉज में भी था। फार्म लॉज में डीएम्स को पावर दी गई थी कि वो 2 लोगों में जो केस हो रहा है फार्म्स को लेकर वो सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, पर हर जगह नहीं होती है, तो डिपेंड करता है किस एक्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं क्या किसका एग्जाम्पल दे रहा था, वो बोल रहा था ना डीएम के पास ज़्यादा पावर होती है। हाँ, एक हुआ था, मेरे को याद आ रहा है बिहार के इलेक्शन में आई बिलीव हुआ था, वहाँ पे बीजेपी ने रिक्वेस्ट मांगी थी प्राइम मिनिस्टर को मुझे शो करना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी होती वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वहाँ का जो ऑफिसर उसको मना कर दिया था परमिशन लेने, क्योंकि यहाँ पर का चक्कर है, कोई मेन इशू बताया था उसका, उसको मना कर दिया। बीजेपी बहुत दिन पीछे पड़ी, प्रधानमंत्री के शो के लिए उसने परमिशन नहीं दी, तो बीजेपी वहाँ शो नहीं करवा पाई, फिर उन्हें शिफ्ट करना पड़ा, कोई रीजन जेन्युइन था। उस समय में क्यों फर्क क्या है, डीएम उस समय क्या रिप्रेजेंट करता है, सरकार, और प्रधानमंत्री उस समय मोदी क्या रिप्रेजेंट करता है, बीजेपी कैंडिडेट, वो पीएम नहीं है उस वक्त। तो उस वक्त वो जो डीएम है वो उससे कई गुना पावरफुल है, क्योंकि उस पर लीगल अथॉरिटी है। हाँ, बनने के बाद उससे कई गुना पावरफुल है, कुछ भी तो इसके ट्रांसफर वाले कम्युनिकेशन में। चलो क्या लिखा था लास्ट, एक 2 घंटा, अब लगता 2 घंटा ज़्यादा हुआ। जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, बोलो। ये कह रहे हैं जैसे वो पीएम बनेगा तो उसको बुलाया, उसको कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा? अरे बोलो बोलो, कैमरे से मत डरो, दिल्ली पुलिस नहीं आएगी। एक यहाँ पे कुछ कह रहा था। अच्छा, हाँ भाई कुछ कह रहे थे क्या? आ जाओ, पहले जाओ पैक बना के लाओ मेरा। हाँ वो कर सकते हैं, बट जेन्युइन केस हो तो मना कर देते हैं। जेन्युइन केस का अगर मुझे पता लगा उसके साथ, अभी तो नहीं पता मुझे कहाँ है, मैंने ट्रेस नहीं किया उसकी क्या ज़िंदगी, बात कर रहे हैं? उस समय तो कुछ नहीं हुआ। इस समय कुछ नहीं हुआ। आपका ये सारा काम है। कोई बात नहीं, सभी कैमरा है। अरे इशारा वाली बात है, लिटरली मैंने ट्रेस थोड़ा करी उसकी ज़िंदगी, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में पढ़ा हो, अब मुझे आइडिया नहीं, उस समय नहीं करा था बस। अच्छा, हमने लवासा की बात की जो थी, लवासा वाली इलेक्शन कमिश्नर जो था, याद है ना लवासा वाला केस था, जो चला गया था बाद में बैंक वगैरह में, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो हमारी ब्रिक्स बैंक जो लवासा वाली इलेक्शन कमिश्नर, तो वो जो भी है क्या कहते हैं, वो ये करते हरकतें, पता चक्कर क्या होता है जब इलेक्शन होते हैं ना, तो छुटबे ही नेता, खासकर जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, बड़ा उछलते हैं, वो किसी भी भिड़ जाते हैं, परवाह नहीं करते कौन है सामने। इलेक्शन के पीरियड भिड़ जाते हैं, झूठे क्या बोलते हैं, सरकार आने के लिए,
सीधी धमकी छुट्टी देते, सरकार आ जाए तेरे को तो मैं देखूंगा, क्या कर सकते हैं, अब है ऐसा तो क्या कर सकते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होगा नहीं होगा, क्या लगता है? होगा। यस सर होगा। अरे अप्लाई कैसे नहीं होगा, क्या है ये? बताना पड़ेगा, ये हमारी प्रोहिबिशन है ना, स्टे ऑर्डर आप अपने, वैसे प्लूटस का ये तोड़ा जा रहा है तो प्लूटस ही तो जाएगा, ये थोड़ी ना विजन आया चला जाएगा और तो कहेगा तोड़ दो, वो तो कहेगा एक ईंट से ईंट मिला दो, वो तो प्लूटस उनके खिलाफ जाएगा ना। ऐसा कर दो आसपास में पता नहीं चला क्या होगा, नहीं तो देगा। अरे यार उन्होंने तो कंप्लेंट की। चलो अगला देखिए क्या था, द प्रिंसिपल लोकस स्टैंडर्ड विल अप्लाई, द प्रिंसिपल लोकस स्टैंडर्ड विल अप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, द रिट एम्स टू, the principal locus standi apply. Next point, the writ aims to prohibit, the writ aims to prohibit such a body, from taking up its action further. फर्दर मतलब आगे मत बढ़ो, ये रुक जाओ, स्टे ऑर्डर, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट बेसिकली कमांड्स इन एक्शन, इट बेसिकली कमांड्स इन एक्शन। It basically commands in action. Next point, the upper court can transfer the case. The upper court can transfer the case if required. अगला है आपका writ of certiorari. Next है certiorari. It is CERTIORARI. लिख लिया, इसमें लिखिए इट इज सिमिलर टू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। It is similar to the writ of prohibition in all respect. It is similar to the writ of prohibition in all respect. क्या? फिर तो एक ही होना चाहिए था, सॉरी एक ही होना चाहिए था। अभी पूरा तो लिखिए फिर पता लग जाएगा। It is similar to writ of prohibition in all respect, but in terms of stage and purpose. और स्टेज एंड पर्पस बताया था ना, जब प्रोसेस चल रहा है तो आप इस्तेमाल करते हैं सर्टिफिकेट का, जब हो चुका है ऑर्डर दे दिया डिमोलिशन का तो प्रोहिबिशन, जब ऑर्डर का प्रोसेस चल रहा है तो सर्टिफिकेट। अपर कोर्ट देखेगा कि आप पे अथॉरिटी थी भी या नहीं, आप जो कर रहे हो कोई बेस है या एवं ही करे जा रहे हो, ठीक है। आगे लिखिए इसमें, इफ अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी, कल की छुट्टी है, ठीक है, कोई नहीं जा रहा, ऑफलाइन बच्चे जितने भी है सबकी कल छुट्टी। हमारी कल भी छुट्टी है, ठीक है, एंजॉय। वैसे मैं हम जो बोल रहे कि यहाँ पे सामूहिक रक्षाबंधन मनाया जाए, वैसे तो कोई जाएगा, है वैसे तो कोई जा ही नहीं रहा है। हाँ कर दो, कोई नहीं, सारे मिलके पार्टी वार्टी करना, एक बंदा पार्टी के नाम करवाएं करो, ओके। If a judicial or quasi-judicial body issues, if a quasi-judicial or quasi-judicial body delivers its judgment
इन द एब्सेंस और एक्सेस In the absence और एक्सेस of access. ऑफिस ज्यूरिसडिक्शन, मतलब उसकी EX हाँ EXCESS, मतलब उसकी औकात नहीं थी, अपनी औकात से बड़ा काम करा, ठीक है। Then this writ is issued. Then Office access, office jurisdiction, comma, then this writ is issued. इसमें एक करेक्शन हमें करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, कल जरा मुझे बताना, इसमें चेक करना है मुझे। नहीं सर, कल थोड़ा सा पेज छोड़ के लिखो को और लो। कल क्या बताएंगे? अरे यार परसों बता देना, तुम तो दिल पे ले जाते हो। सर गलत किया, हम लोगों ने छुट्टी कर ली। क्या करा? गलत किया से छुट्टी कर ली। रेट फाइल करके हाँ, कौन सी रेट फाइल होगी इसमें? पब्लिक इंटरेस्ट वाली। और पब्लिक इंटरेस्ट सरकार के खिलाफ इशू होती है, जनरल के खिलाफ इशू होती है, प्राइवेट बॉडी है, तो तुम पे तो कोई अधिकार ही नहीं है भाई। सर इतना पढ़ाया आपने, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक आध आज जाके पढ़ूंगा अच्छे से, फिर जाके थोड़ा स्पेस देख के लिखो को वारंट हो, स्पेस मुझे लगा आप ये बताने वाले, थोड़ा स्पेस देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या कैसे कर सकते हैं। It literally means what is your authority. It literally means what is your authority. Literally means what is your authority. Full stop. It is issued by a court. It is issued by a court only against a person. Only against a person holding a public office. Person holding a public office. Full stop. Next point. Its purpose. Its purpose is to ensure that. Its purpose is to ensure that a person holding such office, is qualified to hold that office. Is a person holding that office is qualified to hold that office. Okay, next point. Hold the office. इसमें लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? नहीं होता। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। The principle of locus standi does not apply. बिल्कुल होगा। आप अपने खिलाफ केस के खिलाफ जाओगे, किस में अप्लाई नहीं होता? हीबियस कॉर्पस में और क्वो वारंटो में और पीआईएल। पीआईएल बेसिकली इन्हीं की पिटीशन होती है, बट पब्लिक के लिए। पर्सनल है तो पिटीशन ऑफ हीबियस कॉर्पस, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पीआईएल। मांग उसमें आप हीबियस की ही करोगे, एग्जाम्पल के तौर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इट इज इशूड। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इट इज इशूड, if it is issued, then the person is removed. Then the person is removed from the office. From the office with immediate effect. Removed from the office with immediate effect. Immediate Effect. कल आप जरा लिख लीजिए, कोने पे कहीं मुझे याद दिलाना, कल हमें पीआईएल लिखना है। अरे यार परसों समझ लो भाई, तुम तो लिटरल हो जाते हैं यार। पीआईएल लिखना है, डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पावर लिखना है हमें, इसको लेके, ठीक है। पीआईएल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एंड थर्ड इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये तीन चीज़ें हमें नेक्स्ट क्लास में डील करनी है, मुझे याद दिलाना, ठीक है। चलो
विद दैट नोट वी शैल एंड। और मैं जरा एक कोएफिशिएंट का और उसका मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ गड़बड़ है उसमें, उसे मुझे रीचेक करना पड़ेगा। हाँ मैं रीचेक करके बताऊँगा, ठीक है। बाकी ठीक है हमारा, इसमें कुछ इशू लग रहा है, क्योंकि दोनों में सेम स्टेटमेंट समझ में आ रही है मेरे को नोट्स में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वरना फिर फर्क कैसे बना उनमें। ओके